बड़े चचा, बड़ी चची और मामू आए। 2 दिन रहे, फिर सब रो पीट कर सब चले गए। मामू की अंग्रेज बीवी ना आ सकी थी, क्योंकि उन दिनों वह माँ बनने वाली थी। और जमील भैया भी तो ना आए थे। जरा अपनी होने वाली दुल्हन की कब्र ही देख लेते। इस किस्से के बाद अम्मा कैसी छुप छुप और घुटी घुटी रहती। उसके बाद तो सिर्फ वही उनकी मोहब्बत का केंद्र बिंदु रह गई थी। हर वक्त नजरों में रखती। जरा देर के लिए भी पास से हटती तो अम्मा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती। अब्बा अम्मा से कितने दूर हो गए थे। दफ्तर से आकर बैठक ही में हाथ मुंह धोते, वहीं चाय पीते और खाना खाकर रात के 11-12 बजे तक दोस्तों को जमघट में बहस तकरार करते। रात जब सब सो जाते तो चुपके से आकर अपने बिस्तर में दुबक जाते। आपा के मरने के बाद सन्नाटा हर तरफ दनदनाता फिरता और कोई भी नजर न आता जो उस सन्नाटे को तोड़ दे। सफदर भाई को कि फिर कोई खबर न लगी। उन्हें जमीन निगल गई या आसमान, वह तो उनके पते के लिए तरसती थी। वह उन्हें लिखना चाहती थी कि कब्र के पास काफी जगह है, अगर मोहब्बत करते हो तो फिर आ जाओ। उस दिन जब अब्बा बैठक में आए तो कोई साथ न था। वह जल्दी से उनके पास चली गई। कितनी मुद्दत हो गई थी कि वह अब्बा के पास न बैठ सकी थी, उनसे कोई बात न कर सकी थी। अब्बा, आप घर में नहीं आते, किसी से नहीं बोलते? उसने जाते ही अब्बा से कहा था। उसकी आवाज भर्रा रही थी। अब्बा ने घबरा कर उसका सर सीने से लगा लिया था। तुम्हारी माँ ने मुझे घर से दूर कर दिया है, तुमको सब कुछ मालूम है। उसका कितना जी चाहा था कि कहे अम्मा ने किसी को घर से दूर नहीं किया, सफदर भाई ने सबको एक दूसरे से जुदा कर दिया है। फिर आप तो अंग्रेज दुश्मनी में ऐसे मसरूफ हैं कि पीछे मुड़कर देखते ही नहीं, आप मोहब्बत को पहचानते ही नहीं। मगर वह यह सब कुछ न कह सकी। उसे खुद हैरत थी कि अब्बा की बेरुखी के बावजूद वह उन्हें सबसे ज्यादा क्यों चाहती थी। कैसा जहाँ आबाद था अब्बा के स्नेही लाखों में, वह अब्बा के खिलाफ कभी एक शब्द भी तो न कह सकी। तुम्हारी माँ ने कभी मुझे कभी न समझा, उन्होंने मेरी किसी ख्वाहिश का साथ न दिया। अगर मुझ में भी तुम्हारे बड़े चचा जैसी जुर्रत होती तो आज मैं इतना मजबूर न होता। अब्बा जाने और क्या कहने वाले थे कि राय साहब आ गए। आपा की मौत ने उसे अपनी उम्र से 10 साल आगे बढ़ा दिया था। वह अम्मा की दिलजोई करना चाहती थी, अब्बा को घर लाने के लिए बेचैन थी। वह उन्हें सियासतबाजी से हटाना चाहती थी। उसकी शिकायत के बाद अब्बा थोड़ी थोड़ी देर के लिए घर में बैठने लगे, मगर ऐसा लगता कि अम्मा से कतरा रहे हैं। और अम्मा जब उनसे आंखें चार करती तो चेहरे पर बीते दिनों की याद कांपने लगती और वह सफदर भाई के लिए सोचती रह जाती। कितने ठाठ से उस शख्स ने खत लिखकर आपा को मौत के मुंह में धकेल दिया था। आपा की मौत को कई महीने हो गए थे, मगर अम्मा ने उनकी किसी चीज को इधर से उधर न किया था। आपा का पलंग उसी तरह पड़ा था, उनकी किताबें उसी तरह रखी थी। वह जब उनके कमरे में जाती तो ऐसा महसूस होता कि दिल डूब जाएगा। अम्मा ने उनके दहेज के बक्स भी उसी कमरे में लगवा दिए थे। उन्हें देखकर उसे अजीब सी बेबसी का एहसास होता। कुछ दिन बाद आपा के दहेज के बक्स में झिंगुर घुसकर सब कुछ चाट जाएंगे। बरसात में लचका गोटा काला पड़ जाएगा, वह सोचा करती। मैट्रिक का इम्तहान देने के बाद वह बिल्कुल बेकार हो गई थी। दिन काटे न कटते। उस दिन वह यूं ही आपा की किताबें उठाकर पढ़ने लगी। कितने इश्क व मोहब्बत से भरपूर किस्से थे। औरतें मोहब्बत में खुदकुशी करके वफा की मिसाल पेश कर जाती और मर्द किसी अंधेरी रात में कब्र पर दिया जलाकर चले जाते और बस। किताबों को अलमारी में पटक कर वह मारे झल्लाहट के रोती रही थी और आपा आंसुओं के पर्दे के उस पार खड़ी खड़ी बड़ी हिकारत से उसको देखती रही थी। 2-3 दिन से अब्बा बहुत मसरूफ थे। दफ्तर से भी काफी देर में आते। उनका अंग्रेज अफसर मुआयने में आने वाला था। अब्बा हर चीज ठीक कराने के अलावा डाक बंगला में उसके रहने का भी इंतजाम करा रहे थे। आपा के हाथों के कढ़े हुए की मेजपोश और गुलदान भी चपरासी मांग ले गया था। खूब अंग्रेजों को गालियां देते हैं। अब वो आ रहा है तो मारे डर के सिट्टी गुम है हजरत की। जवानी जमा खर्च करने में कैसे तेज होते हैं लोग भी। अम्मा बड़े फख्र और तंज से हंसती तो उसके तन बदन में आग लग जाती। काश वह एक जरा देर को अम्मा की अम्मा बन सकती तो फिर बताती कि छेड़खानी करने का क्या फायदा होता है। अब्बा घर से दूर होते जा रहे थे और अम्मा अपने हाल में मस्त थी। रात अब्बा थके हारे वापस आए तो उससे कहा था, बेटी तुम रात के खाने का जरा अच्छा सा इंतजाम करा देना। एक 6-7 आदमियों का खाना होगा बस। सुबह वो मुआयने को आ रहा है, रात हमारे घर दावत होगी। भाई हद है, खाली खोली नफरत करते हो और खुशामद में लगे हो उसके। अरे मुझसे कहो, मैं खुद दावत का इंतजाम कर दूंगी। आखिर अम्मा अब्बा के सामने भी न चुकी। मैंने खुशामद न की तो फिर तुम भीख जो मांगने लगोगी। अब्बा जल्दी से बाहर चले गए और वह अम्मा से एक लफ्ज न कर सकी। उजाड़ सूरत देखकर रहम आने लगता।
दूसरे दिन अब्बा तारों की छांव में उठकर स्टेशन चले गए। अम्मा अपने पलंग पर पांव लटकाए बैठी बड़ी तंज से हंसती रही, मगर अब्बा उनने उनकी तरफ न देखा। दिन का 1 बज गया मगर अब्बा खाने पर भी न आए। वह अम्मा के साथ रात के दावत के इंतजाम में मसरूफ रही। उसने बैठक को बड़े नए ढंग से सजाया था और गैस के 2-2 हंडे मंगवाकर अच्छी तरह साफ करा लिए थे। अम्मा तरह-तरह के कोफ्ते और कबाब तैयार करा रही थी और साथ ही चखे भी जा रही थी कि मसाला बिना मिर्च के पिसा जाए। अम्मा ने इतनी लगन से कभी किसी की दावत का इंतजाम न किया था। खाना बस तैयार ही था कि चपरासी बौखलाया हुआ बिना आवाज दिए घर में घुस आया। ऐसा मालूम होता था कि बड़ी दूर से भागता हुआ आ रहा है। बेगम साहब, अपने बाबूजी को पुलिस पकड़ ले गई। मुआयने के वक्त अफसर से झगड़ा हो गया और अपने बाबूजी ने रूल से उसका सर फाड़ दिया। अम्मा ने आंखें फाड़कर इस तरह देखा जैसे उनके चारों ओर अंधेरा छा गया हो। फिर उन्होंने चीखना चाहा तो बस मुंह खोलकर रह गई। दावत के सामान पर मक्खियां भिनक रही थी। कहाँ है अब्बा? मैं उनके पास जाऊंगी। वह पागलों की तरह उठकर भागी थी, मगर चपरासी उसके सामने दीवार बन गया था। आप कहाँ जाएंगी बिटिया बीबी? तू मेरे सर चढ़ता है। उसने चपरासी को मारने के लिए दोनों हाथ उठा दिए थे। मैं तो बिटिया बीबी का गुलाम हूँ। आप कहाँ जाएंगी? बाबूजी तो थाने में हैं। चपरासी ने साफे का पल्लू आंखों पर रख लिया। डैम फूल कहता था अपने बाबूजी को हरामजादा। चपरासी ने सुर्ख सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखा। मुझे मिल जाए तो 1001 अंग्रेज सदके करके फेंकूं अपने बाबूजी पर से। खून चढ़ गया है मेरी आंखों में, खून। थोड़ी देर में राय साहब आ गए। अम्मा दरवाजे की ओट में खड़ी उनसे बातें कर रही थी। उन्होंने मामू का पता दे दिया था कि उन्हें तार कर दिया जाए, मगर उसने जल्दी से बड़े चचा का पता भी दे दिया। वह तो बड़े चचा को सिर्फ 2 ही बार देखकर उनकी प्रशंसक हो गई थी। अगर बड़े चचा न होते तो फिर क्या होता? मामू कितनी सफाई से कह गए थे कि कत्ल करने की कोशिश बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसे आदमी के बीवी बच्चे की मदद करने में उन्हें भी खतरा था। अम्मा तो उससे यह बात साफ छुपा गई थी, मगर उसने बरामदे में खड़े होकर खुद अपने कानों से सुना था। उसे मामू और अंग्रेजों से उस दिन इतनी नफरत हुई थी कि जी चाहता सबकी बोटियां चबा डाले। बड़े चचा ने आकर सबके सरों पर हाथ रख दिया। 2 दिन के अंदर अंदर सामान बंधवा कर टांगों पर लदवा दिया। बड़े चचा खुले दिल से अंग्रेजों को गालियां दे रहे थे। अब्बा के अंजाम से उनका जोश और भी बढ़ गया था। जब बड़े चचा अब्बा के दोस्तों से रुखसत हो रहे थे और उसका तांगा आहिस्ते आहिस्ते रेंगने लगा था, तो उसने देखा कि उसके स्कूल की निगरान बड़ी तेजी से चली आ रही है। टांगे के पास आकर उसने अपनी फूली हुई सांस ठीक की और फिर प्यार से उसका हाथ थाम लिया। तुम लोग खुश रहना, गम न करना। तुम्हारा फादर बहुत अच्छा आदमी था। तुम्हारा मुल्क जरूर आजाद होगा। निगरान रेंगते हुए तांगे से अलग हो गई। गुड बाय, गुड बाय। अब्बा, जेल की सलाखों के पीछे तुम्हारा क्या हाल होगा? वह अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। खिड़की के पट खोल दिए तो हवा का एक सर्द झोंका उसे छू कर गुजर गया। उसका सर मारे दर्द के फटा जा रहा था। काश नींद आ जाए या फिर सुबह हो जाए। वह फिर सोने के लिए लेट गई। वर्तमान सुबह हो गई। बादल फट गए थे और उधर खुली खिड़की से सूरज की किरणें अंदर दाखिल हो रही थी। रात सिर्फ 1 आध घंटा सोने की वजह से आंखों में खटक हो रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे आंख में पलक टूट कर गिर पड़ी हो। अरे वाह, आप अभी तक सो रही हैं। शमीमा का रंग उस वक्त बड़ा निखरा हुआ लग रहा था। आलिया ने उसे बड़े ध्यान से देखा। ऐसी मासूम सूरत की लगता फरिश्तों ने साया कर रखा है। मैं तो देर से जाग रही हूँ। वह हमेशा की तरह बिस्तर से उछल कर उठी, लेकिन एकदम उसे याद आया कि वह नई जगह पर है। यह नई दुनिया है और अब्बा का हमदर्दाना ठंडा साया उससे बहुत दूर है। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, आपका इंतजार कर रही थी और सब लोग तो कब का खा पी चुके। शमीमा ने गर्व से कहा। भाई, तुमने भी नाश्ता कर दिया होता छम्मी। वह जल्दी से उसके साथ होगी। वह, मैं क्यों नाश्ता करती आपके बिना? यहाँ तो किसी को किसी का ख्याल नहीं, सबके सब खुद गर्ज है। छम्मी ने बुरा सा मुंह बना लिया। सीढ़ियां तय करके दोनों निचली मंजिल में आ गईं। बरामदे में पड़े हुए टाट के पर्दों के छेदों से धुआं निकल रहा था। अम्मा और बड़ी चची तख्त पर बैठी पुराने पानदान से पान बना बनाकर खा रही थी। तख्त पर बिछी हुई मैली चादर पर कत्थे चूने के 50 धब्बे लगे हुए थे और करीमन बुआ चूल्हे के पास बैठी धुआंधार किस्म की बातों में मसरूफ थी। उठ गई आलिया? मैंने तुमको इसलिए जल्दी नहीं उठाया कि जाने नई जगह पर अच्छी नींद आई हो या नहीं। बड़ी चची ने उसे अपने पास बिठा लिया। मैं तो खूब सोई थी बड़ी चची। उसने अपने अम्मा की तरफ देखा। उनके चेहरे पर रात जागरण और चिंता की धूल उड़ रही थी। अल्लाह हमारा, पराठा तो रखे रखे सूख गया, अब क्या स्वाद रह गया होगा। करीमन बुआ ने तवा चढ़ाकर पराठा गर्म होने के लिए डाल दिया। घी में गुथी हुई पूड़ियां हो तो 10 दिन न सूखे। बस जमाने जमाने की बात है। करीमन बुआ ने ठंडी सांस भरी। सारा सामान उसी तरह बंधा पड़ा है। नाश्ता कर चुको तो उसे खुलवाओ, अम्मा ने आहिस्ते से कहा।
लो भला, यह क्या खुलवाएगी? जमील और शकील आकर सब कर लेंगे। आलिया तो ऊपर का कमरा पसंद करेगी, अकेले में मजे से पढ़ेगी। पहले वहां जमील रहता था, मगर उसने रात ही कह दिया कि वह कमरा आलिया को दे दो और दुल्हन तुम यहीं मेरे पास रहोगी ना? बड़ी चची ने अम्मा से पूछा। हाँ, यहीं रहूंगी। अम्मा एक लम्हे तक कुछ सोचने के बाद बोली। शायद उन्हें वह जमाना याद आ गया होगा जब वह बड़ी चची को मुंह लगाना पसंद न करती थी। बेचारी बड़ी चची लूटे पुटे घर की लड़की थी, मंगनी हो गई थी, इसलिए दादी ने मजबूर होकर ब्याह लिया था, क्योंकि बड़े चचा जिद कर रहे थे। वैसे दादी का तो पक्का इरादा था कि जब दौलत न रही तो मंगनी भी तोड़ दी जाए। सूखी हुई घी चुपड़ी रोटी और थोड़े से दूध में उबाली हुई चाय पीते हुए आलिया को एहसास हुआ कि घर की माली हालत अच्छी नहीं है। कैसे मजे का पराठा है, वाह वाह, बिल्कुल करीमन बुआ की खाल की तरह खुश्क है ना बजिया? आखिरी बात छम्मी ने इतनी धीरे से कही कि करीमन बुआ सुन न सके। मजे के तो हैं छम्मी, आलिया ने अपनी हंसी रोकी। अल्लाह ने चाहा तो आलिया को और मजहर की दुल्हन को यहाँ कोई तकलीफ न होगी। अच्छे दिन नहीं रहे, मगर जमील पास हो गया तो फिर इस घर के दिन पलट जाएंगे और फिर अपना मजहर भी तो छूट कर आ जाएगा। बड़ी चची कुछ कहते कहते चुप हो गई। उन्हें अगर अपने बाल बच्चों की फिक्र होती तो आज जेल में क्यों होते? अंग्रेजों ने उनका क्या बिगाड़ा था भला? अम्मा ने लंबी सांस भरी और फिर सर नीचा करके चुपके से आंसू पोंछ लिए। जरा देर के लिए सब खामोश हो गए, जैसे कुछ सोचने लगे। अल्लाह, तो इस घर को भी मुसीबत से बचाना, करीमन बुआ आहिस्ते से बड़बड़ाई। करीमन बुआ, दुकान जाने की देर हो रही है, नाश्ता भिजवा दो। बैठक से एक बड़ी कमजोर सी आवाज आई और करीमन बुआ ने झल्ला कर चिमटा पटका, फिर डलिया से एक रोटी खींच कर निकाल ली। मैली कुचैली प्याली में चाय उंडेल कर कमर टेढ़ी किए किए बरामदे से निकल गई। खूब है ये इसरार मियाँ भी, भाई बेहद बेशर्मी की। जब तक खाने को न मिल जाए मजाल है कि चैन ले लें। उन्हें तो बस करीमन बुआ ठीक करती हैं। छम्मी जोर से हंसी। अच्छा, तो यह अब तक यही है? यह बड़े भाई का कारनामा होगा? हाँ, वही है। कहाँ जाए वह बेचारा भी? फिर दुकान भी तो देखना है। बड़ी चची ने मुजरिमों की तरह सर झुकाकर अम्मा को नीची नीची नजरों से देखा। खूब, अम्मा ने अर्थपूर्ण अंदाज से कहा और छालियां काटने लगी। यहाँ वह कैसे अलग थलग और ऊंचे पर बैठी नजर आ रही थी। आलिया ने सब कुछ खामोशी से सुना और हमदर्दी की एक लहर उसके सीने के आर पार हो गई। हाय, अगर बेचारे इसरार मियाँ के दूसरे भाई आमों की मक्खियां बिन की गुठलियां न चूसते तो शायद आज जिंदा होते। इसरार मियाँ के साथी तो होते। अब यह बेचारे तन्हा इतने बहुत से मुनासिब लोगों के बीच में कैसे जिंदा होंगे? जरा देर अपनी दादी के पास जाकर बैठो, अम्मा ने उसे हुक्म दिया और वह जल्दी से उठ जाने के लिए उठ खड़ी हुई। आपा की मौत और अब्बा की गिरफ्तारी ने उसे आज्ञाकारी बना दिया था। शायद इस तरह अम्मा को खुशी महसूस हो। शाम के वक्त तो दादी से कोई बात ही न हुई थी। एक तो सफर की थकान थी, दूसरे दमे ने दादी पर हमला कर रखा था। आलिया को देखते ही दादी ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। दुबले पतले मुरझाए हुए हाथों की खाल लटकी हुई थी, मगर इंतहाई कमजोरी के बावजूद उनके चेहरे से रोब वैसे ही बरस रहा था। आलिया ने श्रद्धा से उनके फैले हुए हाथ थाम लिए और अपना सर हौले से उनके सीने पर टिका दिया। छम्मी अपने उल्टे पलटे बिस्तर को ठीक कर रही थी। आले में रखी लालटेन को अब तक किसी ने बुझाया न था। मजहर तो फिर कभी ना आया, मेरी आंखें उसे देखने को तरस रही हैं। दादी ने ठंडी सांस भरी और आलिया ने होठ भींच लिए। दादी से तो सबने छुपाया था कि उनका बेटा जेल में है, और वह भी कत्ल करने के सिलसिले में। छुट्टी नहीं मिलती दादी, अब उनका काम बहुत बढ़ गया है, इसीलिए तो उन्होंने हम सबको वहां यहाँ रहने के लिए भेज दिया है। वह दादी की नजरों से बचने के लिए इधर उधर देखने लगी। शुक्र है कि फिर सब इकट्ठे हो रहे हैं, क्या पता तुम्हारा छोटा चचा भी आ जाए। दादी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। शम्मी ने लालटेन को की चिमनी ऊंची करके फूंक मार दी। लंबे से कमरे में दो ऊंची ऊंची सियाह रंग की मसहरियों और दो कुर्सियों के सिवा कुछ भी न था। दीवार पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की एक तस्वीर लगी हुई थी, जिसके फ्रेम पर जाने कितनी आंधियों का गुबार जमा था। मजहर बेटे का कोई खत भी आया? नहीं दादी, वह बहुत मसरूफ रहते हैं। अब्बा की याद से उसका दिल कट रहा था। ठीक है, मर्दों की यही शान है कि काम करें। तुम्हारा छोटा चचा, दादी तकिए के सहारे जरा सी ऊंची हो गई, तुमको पता है ना कि वह खिलाफत के जमाने में चला गया, फिर नहीं आया। उस वक्त खिलाफत का बड़ा जोर था। मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं, मगर दूसरे घरों में औरतें टोपियां काट काट कर चंदे दे देती थी। उन्होंने गाने बना रखे थे। क्या था वह भला सा गाना? दादी त्योरियों पर बल डालकर सोचने लगी। हाँ, वह याद आया। बूढ़ी अम्मा का कुछ गम न करना, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। यह सब फजूल की बातें हैं। इसी तरह तुम्हारे बड़े चचा बेवकूफी में फंस गए, मगर अब मेरी बात सुनता कौन है? खैर, कभी तो अक्ल आएगी। और
हे कितना गंदा कमरा हो रहा है, उस पर से दादी के थूक और पेशाब की बू। मगर मैं अपनी दादी को किसी और कमरे में थोड़े रहने दूंगी, यह तो मेरा अपना कमरा है। बड़ी चची कहती हैं कि मैं इसी कमरे में पैदा हुई थी। छम्मी जल्दी से कमरे से चली गई और फिर झाड़ू लिए हुए वापस आ गई। आज उसे सफाई का बहुत ख्याल आ रहा था। गंदे कमरे की वजह से शर्मा शर्मा कर आलिया की तरफ देख रही थी और आलिया सोच रही थी कि अब्बा कहाँ होंगे, किस जेल में होंगे, उनका खत कब आएगा। इतनी सी बातें करने से भी दादी की सांस फूलने लगी। मगर जब छम्मी ने झाड़ू देकर धूल उड़ानी शुरू की तो उन्हें जोर का दौरा पड़ गया। मारे खांसी के उनसे सांस न ली जाती। आलिया घबरा कर उनका सीना सहला रही थी, मगर छम्मी बड़े इत्मीनान से झाड़ू दे रही थी। दादी के चेहरे से पसीना बह रहा था और बेचैनी के मारे आंखें उबली पड़ती थी। आलिया घबरा कर खड़ी हो गई। करीमन बुआ झपट कर अंदर आई और दादी के पास बैठ गई। उनके दोनों हाथ आटे से भरे हुए थे। मालकिन मालकिन, अजीब सी बेचैनी के साथ दादी को सहला रही थी और एक हाथ अपने सीने पर रखे जैसे अपने डूबते हुए दिल को रोक रही थी। अरे छम्मी, बड़ी चची से कहो जल्दी से डॉक्टर को बुलाएं। आलिया पहली बार दमे का इतना शदीद हमला देख रही थी। हद कर दी बजिया, भला इतनी सी बात पर डॉक्टर आया करते हैं। दादी को तो इसी तरह दौरा पड़ता है। सिरहाने खमीरे की डिबिया रखी है, जरा सा चटा दीजिए। इतने पैसे कहाँ कि हर वक्त डॉक्टर को बुलाया जाए। आप तो खामखा घबरा गई। छम्मी दुपट्टे में मुंह छुपाकर हंसी रोकने लगी। आलिया ने हैरान होकर छम्मी को देखा। वह दहलीज से बाहर कूड़ा फेंक रही थी। क्या वह भी यहाँ बीमार पड़ेगी? उसने डर कर सोचा, अब्बा तो जरा सी छींक पर डॉक्टर को बुला लेते थे, लेकिन यहाँ तो छम्मी डॉक्टर के नाम पर हंसती है। खांसी की आवाज सारे घर में गूंज रही है, मगर यह आवाज सिर्फ करीमन बुआ को सुनाई देती है। सब अपने कामों में लगे हैं, कोई इधर नहीं आता। जरा देर बाद दादी की सांस ठीक हो गई और वो जैसे थक कर लेट गई। करीमन बुआ उनके चेहरे से पसीना पोंछ रही थी। अब क्या हाल है मालकिन? कैसी तड़प थी करीमन बुआ की आंखों में। दादी ने हूं कर आंखें बंद कर ली और फिर करीमन बुआ को आटा गूंथना याद आ गया। छम्मी को बुलाओ, दादी ने आहिस्ते से कहा तो वह कमरे की दहलीज पर खड़ी होकर छम्मी को आवाज देने लगी। कहिए, जब मुंह धो लूंगी तो आऊंगी, हर वक्त बुलाती रहती हैं। आंगन में बिछी हुई चौकी पर छम्मी बैठी मुंह धो रही थी। जाने वह और क्या क्या बड़बड़ाती रही। दादी के रोग की सारी कहानियां उसकी आंखों के सामने अड़ाम धड़ाम हो गई। जल्दी चलो आलिया, सामान ठीक करा लो। बरामदे से अम्मा की आवाज आई तो वह चुपके से दादी के पास से सरक आई। वह उस वक्त आंखें बंद किए बड़े सुकून से सो रही थी। भैया को उस वक्त उसने बड़े ध्यान से देखा। वाह, अच्छे खासे थे, मगर उनकी आंखें छोटी और अंदर को धसी हुई थी। फिर उन आंखों में ऐसी गहराई थी कि ध्यान से देखते हुए झिझक महसूस होती। उस वक्त वह सब सामान ठिकाने लगाने के बाद जैसे थक कर दालान के मेहराब के बीचों बीच उकड़ू बैठे थे। अम्मा बहुत उकताई हुई नजर आ रही थी। बस कुछ ऐसी हालत जैसे किसी लंबे सफर से दो चार हो गई हों और मंजिल बहुत दूर हो। यह सफर कब खत्म होगा? आलिया ने अपने आप से पूछा और फिर अपने बिस्तरबंद की तरफ बढ़ी जो आंगन में एक तरफ पड़ा हुआ था। उसका बक्स और बिस्तर ऊपर की मंजिल के छोटे कमरे में जाना था। मैं ले चलती हूँ बजिया। छम्मी के गरारे की फटी हुई बोट जमीन पर लौट रही थी। वह बिस्तरबंद के तस्मे घसीटने लगी। जरा होश में रहिएगा भैया। हाँ, मैं बजिया की वजह से आपको जवाब नहीं देना चाहती, वरना। छम्मी का चेहरा सुर्ख हो गया। हट जाइए, मैं खुद ले जाऊंगी बजिया का बिस्तर। छम्मी ने जमील भैया का हाथ झटक दिया और बिस्तर बंद घसीट घसीट कर जीनों पर चढ़ने लगी। जमील भैया चौकी पर बैठकर जैसे बड़े मजे से तमाशा देखने लगे। बिस्तरबंद की रगड़ से ढेरों धूल उड़ रही थी। अरे छम्मी गिर जाएगी, क्यों अपनी जान के लागू रहती है? बड़ी चची पान लगाते हुए घबरा कर उठ गई। गिरने दो अम्मा, कभी तो मैं भी इसे बेबस देखूं। जमील भैया खिसिया कर हंसे। वाह क्या बात है, बेबस देखकर खुश होते हैं जमील भैया, फिर इससे उससे और अम्मा से तो बहुत खुश होंगे। आलिया ने जरा तंज से जमील भैया की तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। वह तो पहले से ही उसे कनखियों से देख रहे थे। वह जल्दी से छम्मी के पीछे हो ली, मगर बिस्तरबंद पहले ऊपर जा चुका था। छम्मी उसे देखकर बड़े फख्र से मुस्कुराई। देखिए भजिया, मैं ले आई ना अकेले। बड़े आए जमील भैया, जरा सा सामान उठाकर थक बैठे थे। बिस्तर बंद ऊपर चढ़ाते तो हांफने लगते। वह जोर से हंसी। अरे यह गोट भी फट गई। उसने पाजामे की गोट इस तरह देखी जैसे अभी देख रही हो। अब भला वह कैसे कहती कि यह गोट तो उस वक्त भी फटी हुई थी जब उसे पहनने के लिए बक्स से निकाला था। वह बरसों पुराने कपड़े तो उसकी स्वर्गवासी अम्मा के थे जो अब उसका तन ढांप रहे थे। आलिया छम्मी के साथ मिलकर बिस्तर बंद खोलने लगी। शाम का झुटपुटा हो चला था, मगर अभी गली में रोशनी न हुई थी। रात को वह जिस बिस्तर पर लेटी थी उसे समेटकर अपना बिस्तर लगा दिया।
इतने में जमील भैया उसका बक्स उठाए आ गए। आलिया, यह कमरा तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। पहले मैं इस कमरे में रहता था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि गली से बिजली की खैराती रोशनी भी मिल जाती है। मैंने यही बीए की तैयारी की, वरना लालटेन की रोशनी में तो आंखें फूट जाती। यह बड़ा कमरा भी खाली रहता था। यहाँ कोई ना आता था, बस कभी कभी कोई चमगादड़ आ जाती थी। जमील भैया ने कनखियों से छम्मी को देखा, मगर वह बड़ी खामोशी से कमरे के बाहर खुली छत पर जाकर खड़ी हुई थी। क्या आपा की शादी इसी बदतमीज से हो रही थी? उसने बड़े बुरे मन से सोचा। अरे वह तो इसके साथ चंद दिन भी न जीती। क्या यह